नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राज। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के उस छुपे हुए राज के बारे में, जिससे वह जिस सेक्टर में जाते हैं वहां डोमिनेट करने लगते हैं। नहीं तो सोचिए जरा, 1958 में मुंबई के एक छोटे से ऑफिस, सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी और एक फोन, वहां से शुरुआत हुई मसाले और पॉलिस्टर यार्न की। धीरू भाई अंबानी का वो शुरुआती दौर, और आज देखिए कि वही रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। फॉर्चून 500 में पहुंचने वाली इंडिया की पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी है, और दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी उन्हीं के पास है, जामनगर में। और जियो जियो ने तो कमाल ही कर दिया। एक कदम से भारत डेटा खपत में 155 नंबर से पहले नंबर पर पहुंच गया। तो सवाल ये उठता है कि जो कंपनी टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल से बनी, वो अचानक डिजिटल, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी में सफल कैसे हो रही है? वो कौन सी खास स्ट्रेटेजी है? वो रिलायंस मेथड क्या है, जिससे ये लगभग किसी भी इंडस्ट्री में घुसकर नियम बदल देते हैं? आज इसी रिलायंस तरीके को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं धीरू भाई अंबानी की विरासत से, क्योंकि वहीं से जड़ें शुरू होती है। 1977 का वो आईपीओ, वो एक क्रांतिकारी कदम था उस समय के लिए। इस आईपीओ में खास ये था कि उन्होंने बैंकों को साइड करके सीधे आम लोगों से पैसा उठाया। ये भारत में एक तरह से इक्विटी कल्चर की शुरुआत थी। इससे आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ा, और सिर्फ पैसा जुटाना ही नहीं, उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती थी, वो किसी बोरिंग हॉल में नहीं होती थी, वो होती थी स्टेडियम में, हजारों शेयर होल्डर के साथ। ये सिर्फ पारदर्शिता दिखाने, ये मतलब ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए नहीं था। ये एक तरह से जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक समर्थन बनाने का तरीका था। लाखों लोगों को कंपनी की सफलता से डायरेक्ट जोड़ा गया, उनकी लॉयल्टी बन गई। ये सिर्फ मीटिंग नहीं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। और फिर दूसरी बड़ी न्यू है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब है उत्पादन प्रक्रिया के हर स्टेप को कंट्रोल करना, शुरू से अंत तक, कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट तक, सब कुछ अपने हाथ में। जैसे उन्होंने टेक्सटाइल में शुरू किया, फिर धागा बनाने के लिए पॉलिस्टर फाइबर खुद बनाया, फिर फाइबर के लिए कच्चा माल पेट्रोकेमिकल लगता है वो खुद बनाया, और फिर पेट्रोकेमिकल के लिए कच्चा तेल चाहिए, वो जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगा दी। इससे पूरा चेन अपने कब्जे में कर ली। इससे हुआ ये कि लागत पर जबरदस्त कंट्रोल आ गया, और सप्लाई चेन का हर हिस्सा अपने आप में मुनाफे वाला बिजनेस बन गया। और जामनगर रिफाइनरी का बहुत बड़ा असर हुआ। जामनगर ने भारत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर में बदल दिया। ये है पूरा कंट्रोल हासिल करने की स्ट्रेटेजी। ये एक कमाल की स्ट्रेटेजी है, और यही पैटर्न बाद में जियो में दोहराया गया। अगर आपको 2016 का जियो का लॉन्च याद हो, उस समय शुरुआत में सब कुछ फ्री जैसा था। वॉइस कॉल हमेशा के लिए फ्री कर दी, और 4G डाटा इतना सस्ता कि यकीन करना मुश्किल था। इससे तो मार्केट तहस नहस कर दिया। बाकी कंपनीज की हालत खराब हो गई, कंपटीशन लगभग खत्म सा हो गया, और भारत रातों रात डेटा यूज में दुनिया का नंबर 1 बन गया। मुकेश अंबानी ने इसे अपना सबसे बड़ा दांव कहा था, जिसमें $25 बिलियन खर्च किए थे। देखिए, मकसद शुरुआत में रेवेन्यू कमाना नहीं था, मकसद था करोड़ों यूजर को तेजी से अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, उन्हें जियो इकोसिस्टम से जोड़ना। असल प्रोडक्ट सिम कार्ड नहीं था, बल्कि वो यूजर और उनका डाटा था। वही असली टारगेट था, और उस बेस पर बाकी की इमारत खड़ी की गई। इसके बाद आया बिल्ड एंड बाय वाला फेज। जियो प्लेटफॉर्म ने मेटा, गूगल जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी से $20 बिलियन से ज्यादा फंडिंग उठाई। उस पैसे से एक डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा किया, दर्जनों कंपनियों को खरीदा या उसमें इन्वेस्ट किया, जैसे सावन म्यूजिक के लिए, जियो सिनेमा वीडियो के लिए, हैप्टिक एआई कस्टमर सर्विस के लिए, एमबीव एजुकेशन के लिए, नेटमेड्स ई फार्मेसी। लिस्ट लंबी है। इससे एक जाल बिछा दिया कि यूजर हर जरूरत के लिए जियो प्लेटफॉर्म पे ही रहे, और उसके बाद उनके डेटा से, एडवर्टाइजमेंट से, क्रॉस सेलिंग से पैसे कमाए। ये तो हुई वो रणनीति जो सामने दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी है, जैसे प्राइवेट लेबलिंग। अगर आप रिलायंस स्टोर में जाएंगे, जैसे स्मार्ट बाजार या फ्रेश, वहां आपको स्नैक टैक नाम का नूडल्स दिखेगा, या येल नाम का कोला।
पैकेजिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैगी और कोक जैसी ही है, और दाम भी कम होता है। रिलायंस के पास 1800 से ज्यादा स्टोर का नेटवर्क है। वो अपनी सेल्फ स्पेस का इस्तेमाल करके अपने इन ब्रांड को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। डेटा देखे तो समझ में आता है कि इन प्राइवेट लेवल्स की, मतलब रिलायंस के अपने ब्रांड की लगभग 70% बिक्री खुद रिलायंस के स्टोर से नहीं, बल्कि ये आम किराना दुकानों के जरिए हो रही है। रिलायंस इन्हें दूसरी दुकानों पर भी बेच रहा है। इससे इनका सीधा मुकाबला हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले जैसी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों से है। ये सिर्फ रिटेल का खेल नहीं है, ये एक नया एफएमसीजी पावर हाउस बनने की कोशिश लग रही है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये एक दूर की सोच है, और भविष्य के लिए पेटेंट्स पर भी बहुत काम हो रहा है। ये एक और अहम पहलू है। जियो प्लेटफॉर्म ने पिछले कुछ ही सालों में 331 से ज्यादा पेटेंट्स हासिल किए और 4000 से ज्यादा फाइल किए। इसमें से कई VDLT से जुड़े हैं, यानी वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन जैसा ही कुछ है, पर शायद क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस सॉल्यूशन के लिए है। सोचिए, सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को भरोसे के साथ ट्रैक करना, या लाखों करोड़ों आईओटी डिवाइस, मतलब स्मार्ट डिवाइस को सिक्योर बनाना। लक्ष्य शायद ट्रस्ट एज ए सर्विस बेचना है। मतलब कंपनी को शायद भरोसे की गारंटी देना अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, एक तरह से भरोसा बेचना। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। रिलायंस हमेशा बड़े दाव की तैयारी में रहता है। अभी के समय की बात करें तो दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। पहला है ऑयल टू केमिकल पर जोड़ देना। इससे कच्चा तेल जो रिफाइनरी में आता है, उससे सिर्फ पेट्रोल, डीजल और फ्यूल बनाने की बजाय ज्यादा फोकस उन केमिकल पर करना जिनकी कीमत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद भविष्य में फ्यूल की डिमांड उतनी न रहे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो ये भविष्य की तैयारी है, फ्यूल से हटकर वैल्यू एडेड केमिकल की तरफ जाना। और दूसरी तरफ है ग्रीन एनर्जी। ये बहुत बड़ा दाव है। जामनगर में ही करीब 75,000 करोड़ का निवेश करके 4 गीगा फैक्ट्री बनाई जा रही है। ये फैक्ट्रियां सोलर पैनल बनाने के लिए, बड़ी बैटरी बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए और फ्यूल सेल बनाने के लिए, 4 अलग-अलग फैक्ट्रियां, मतलब पूरी ग्रीन एनर्जी चेन। लक्ष्य है 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनना। ये भी देखे तो एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही है। पूरी ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन पर कंट्रोल करना, सोर्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। वही पुरानी स्ट्रेटजी इस नए सेक्टर में। इसी के साथ एक और अहम बात हो रही है, लीडरशिप का ट्रांजिशन। अगली जनरेशन को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसमें आकाश अंबानी जियो देख रहे हैं, ईशा अंबानी रिटेल संभाल रही हैं, और अनंत अंबानी ग्रीन एनर्जी का काम देख रहे हैं। इसमें भविष्य के जो 3 स्तंभ हैं, डिजिटल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी, उसे सीधे अगली पीढ़ी के हाथ में दी गई है। ये एक रणनीतिक कदम है, लीडरशिप को भविष्य के एरिया के साथ अलाइन करना। तो अगर हम आज के वीडियो के समरी की बात करें तो रिलायंस मेथड का समरी ये है कि पहला, देश की कोई बड़ी जरूरत पहचानो। दूसरा, इसमें इतने बड़े स्केल पर काम करो कि कोई सोच भी न सके। तीसरा, पूरा वैल्यू चेन शुरू से आखिरी तक अपने कंट्रोल में रखो। चौथा, दाम इतने कम रखो कि मार्केट हिल जाए, जिससे कंपटीशन खत्म हो जाए। और पांचवा, सबको अपने इकोसिस्टम में खींच लो जहां से वो बाहर न निकल पाए। ये 5 कदम रिलायंस के स्ट्रेटेजी का निचोड़ है। और कमाल की बात यह है कि ये फॉर्मूला 1970 के दशक में टेक्सटाइल में भी चला, पेट्रोकेमिकल में भी और टेलीकॉम में भी, और अब ग्रीन एनर्जी में भी इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रेटेजी तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन सवाल ये मन में आता है फ्यूचर के बारे में। रिलायंस के पास हेल्थ केयर, एआई जैसे जुड़े हुए पेटेंट्स हैं। उनके पास जियो यूजर का अथाह डेटा है। फाइनेंशियल सर्विस में भी कदम बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं अगला कौन सा भारतीय सेक्टर हो सकता है जो रिलायंस के रडार पर हो। किस सेक्टर में हमें अगला धमाका देखने को मिल सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।